हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज ने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, उनके बारे में हमें जानना है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी फैराडे के कुछ लॉ रहे हैं, पर हम यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं फैराडे के लॉ की इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बिल्कुल आसान सा लॉ है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अक्कर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जो अमाउंट होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान जो किसी भी इलेक्ट्रोड पे होती है, चाहे वो कैथोड पे हो चाहे वो एनोड पे हो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट इज proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। इसको देखिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था हमारे पास, एक तो बीकर होता है, जिस कंटेनर को आप या जिस बीकर में आप एक सॉल्यूशन लेते हो, जैसे लेटेस्ट सपोज NaCl, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। और इसी के अंदर ही आपके पास दो रोड होती है जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक को कनेक्ट करते हैं हम बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, और एक को कनेक्ट करते हैं हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो हो जाता है आपका कैथोड इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वो हो जाता है आपका एनोड टर्मिनल। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे ही हम अगर करंट ज़्यादा पास कराएंगे, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करवाएंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे यहाँ पे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे उतना ही आपका अन्य पॉजिटिव डिपॉजिट होता जाएगा इलेक्ट्रोड पे। और कौन से इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। ठीक उसके विपरीत आपका जो Cl नेगेटिव है वो लिबरेट होता जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा एनोड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तभी अन्य पॉजिटिव। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर एट कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, उस पर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बना रहा है, आपके पास सोडियम बना रहा है। ठीक। अब आपको पता है कि अगर एक अन्य पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक मोल अन्य पॉजिटिव है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब यहाँ से हम एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाएंगे या 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा करंट पास करवाना पड़ेगा। यानी वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करवाएंगे तो यहाँ पे जो सोडियम डिपॉजिट हुआ वो भी ज़्यादा हुआ। अगर मैंने 2 मोल करंट दे दिया, 2 मोल करंट दे दिया यहाँ पे, तो या हम कहें या 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपके कितने मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, 2 मोल। इसी प्रकार क्लोरीन भी। तो जो अमाउंट है ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अक्कर एट एनी इलेक्ट्रोड, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मैं इसको एक और कंपेयर कर सकता हूँ। देखो, जब यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होगी तो सोडियम का मास डिपॉजिट ज़्यादा होगा, क्लोरीन का जो मास है लिबरेट होने वाला वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना ज़्यादा क्यू होगा, यहाँ पे क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या फिर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। किसी इलेक्ट्रोड पर कितना डिपॉजिट हो रहा है या कितना लिबरेटेड हो रहा है। अब प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक कांस्टेंट जेट।
जेड जो है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, या फिर वैसे तो आपको पता ही है कौन सा कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आया है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। बट जैसे मैंने इसमें आपको नाम बताए वो नाम भी आप यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तो ये आपके फर्स्ट लॉ की मैथमेटिक इक्वेशन हो गई, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ जी, अब देखिए मैं बात कह रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं W इज इक्वल टू जेड क्यू बना लिया। अब आपको एक तो पता था कि जो हमने एक एग्जांपल लिया, अन्य पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम डिपॉजिट होगा। इसका मतलब एक के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए। अगर 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करना है, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट करवाना है, तो आपको क्यू कितना चाहिए? डिपॉजिट के लिए चार्ज रिक्वायर्ड कितना है? चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो? तो आप आसानी से बता पाओगे कि अगर एक अन्य पॉजिटिव के लिए एक सोडियम बनाने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या मैं कहूँ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। हमें कितना निकालना है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमें क्या निकालना है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 में कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आपका आंसर है वो आ जाएगा कूलम के अंदर। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 96500 कूलम, जिसको बोलते हैं एफ, जिसको क्या लिखते हैं? इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म होगी कि 1 मोल, या मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चाहिए, या कितना होता है पहले हम बात करें तो ये होता है एफ, 1 फेराडे। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एफ होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम। तो मैं पूछ लूँ कि चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है? 1 कैल्शियम के लिए आपको 2, तो 1 मोल कैल्शियम होगा, तो यहाँ पे फिर मोल में संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 मोल। कितना हो जाएगा? 2। 1 के लिए 1 चाहिए, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर सोडियम की बात करें तो इधर अगर 1 कैल्शियम होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 कैल्शियम तो कितना चाहिए? 4 चाहिए, 3 है तो कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो इसी प्रकार अगर 1 मोल है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सीधा पे, वो आपका चार्ज होता है 2F। तो कितना चाहिए आपको? 2F चाहिए। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल कैल्शियम कितना हो जाएगा? 2F। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, कोई भी जर्नल की बात करूँ, जैसे आपका Mn पॉजिटिव है, N इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और M बना रहा है, तो उसके लिए कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए? आपको चाहिए N मोल। N मोल। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम बनाना चाहते हैं। देखिए क्या यहाँ पर अगर हम इसका देखें मास, ठीक है, अगर ये देखें 23 ग्राम मास में लेके तो क्या है? 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? आपको पता है 1F होगा। बात ख़त्म। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इस जगह को खाली कर लेता हूँ। ठीक,
अब देखिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कैल्शियम बना रहा है। ठीक, आपको पता है इसका मास होता है 40। 40 के लिए कितना चाहिए? 2F चाहिए, क्योंकि 2 मोल का मतलब चार्ज आ गया 40। पर 20 के लिए कितना चाहिए? 20 के लिए चाहिए 1, यानी 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट के लिए चार्ज रिक्वायर्ड वो कितना चाहिए? 1F चाहिए। बात खत्म। 23 ग्राम के लिए भी क्या चाहिए? 1F चाहिए। 20 ग्राम कैल्शियम के लिए भी क्या चाहिए? 1F चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम बनाएगा, तो यहाँ पे बनता है 27 ग्राम। 27 ग्राम 1 मोल जब डिपॉजिट होगा तो 3F चाहिए, और उसको अगर मास में कन्वर्ट कर लूँ, चार्ज कितना चाहिए? चार्ज चाहिए, क्यों? चार्ज कितना चाहिए? 3F चाहिए। कितने ग्राम डिपॉजिट होने के लिए? 1 मोल, सॉरी कितने ग्राम के लिए? 27 ग्राम के लिए, यानी 1 मोल के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि 9 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 9 ग्राम एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट होगा तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना चाहिए? मतलब 9 का, इसको 3 से डिवाइड कर दी, तीसरा हिस्सा, तो इसका भी तीसरा हिस्सा कितना चाहिए? 1। अब एक बात यहाँ पे देखिए, ये 9 ग्राम क्या है? ये 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट है। इसका क्या? आपका इक्विवेलेंट वेट है। 20 ग्राम ये भी क्या? आपका इक्विवेलेंट वेट है। 23 ग्राम भी क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इसका मतलब आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि किसी भी मेटल के या किसी भी सब्सटेंस की हम बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करवाने के लिए, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट करवाने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा, वो चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा? 1F होगा। चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा? 1F, यानी 96500 कूलाम होगा। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालने का अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कैसे निकलता है? वो निकलता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन या लॉस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 23, तो इसका एटॉमिक मास, n फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन कितना किया? 1, तो कितना आ जाएगा पास? 23। कैल्शियम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो ये आ जाएगा 20। एल्यूमिनियम की बात करूं तो आपके पास आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 9। यानी ये मैं आपको अब समझ में आ गया कि 9 ग्राम, 20 ग्राम और 23 ग्राम ही क्यों निकाला था। इसका मतलब ये सभी का इक्विवेलेंट वेट है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, और वो क्या है? देखिए ध्यान से, मैं अभी इसको एक बार थोड़ा सा जस्ट ए मिनट। देखिए अब क्या हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के डिपॉजिट होने के लिए, यानी 1 मोल, अगर यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 96500 या कहें 1F चार्ज पास करवाएं, पास्ट, देन वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर कितना वेट आएगा? तो वो आएगा इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। मैंने देखा था अभी, पिछले रिलेशन निकाली थी कि अगर आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने सभी का, और उतना अगर हमें इलेक्ट्रोड पे चाहिए, तो हमें सबके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? F होता है। तो अगर मैं वहाँ पर F हो गया, ठीक है, अगर 1 चार्ज पास कराऊंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? E/F हो जाएगा।
क्यू चार्ज पास कराऊंगा तो वेट कितना डिपॉजिट हो जाएगा, इनटू क्यू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास हो गया कि 96500 कूलम अगर चार्ज पास कराएंगे तो वेट कितना डिपॉजिट, यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट, तो वेट डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज पास करूँगा तो कितना डिपॉजिट होगा, E/96500 वेट डिपॉजिट होगा। अगर मैं क्यू चार्ज पास करा दूंगा तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा, तो इंटू क्या कर देंगे क्यू, तो ये क्या निकल गया, वेट निकल गया। यानी क्यू चार्ज पास करवाने के बाद जो आपको वेट मिलता है सब्सटेंस का, वो कितना मिलता है, वो मिलता है E/96500 इंटू क्यू। और फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। इन दोनों इक्वेशन की, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन के अगर हम कंपेयर करें तो जेड जो है वो किसके को आ जाएगा, E/96500 के बराबर आ जाएगा। आगे बात समझिए। तो जेड की वैल्यू हमने निकाल ली। हमने देखा कि अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उस इक्विवेलेंट वेट को प्राप्त करने के लिए आपको कितना चार्ज पास करवाना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट में से, वो आया 1 सभी के लिए। जैसे मैंने कैल्शियम के लिए भी देखा, एल्यूमिनियम के लिए भी देखा और सोडियम के लिए भी देखा, 3 एग्जाम्पल से क्लियर किया। इसका मतलब अगर 1F यानी 1F अगर चार्ज पास करवा देंगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो वेट जो डिपॉजिट होगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 1 से कितना हो जाएगा, E/F हो जाएगा, Q से कितना हो जाएगा, E/F इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे और आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे और जेड की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू लिख रखा है और हम 10th क्लास से पढ़ते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी आ जाएगा। अगर ये वैल्यू अगर हम फ्राइडे वाले लॉ की इक्वेशन में पुट करें तो Z इंटू I इंटू टी हो जाएगा। ठीक, या फिर W इज इक्वल टू जेड की वैल्यू पुट करें तो E अपॉन में 96500 इंटू I इंटू टी। और जो E है वो इक्विवेलेंट वेट है और उसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। तो आई होप अब फ्राइडे लॉ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, फ्राइडे सेकंड लॉ। फ्राइडे सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। और फिर वही फॉर्मूला आ गया ना, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द केटाइन। तो केटाइन हो या एनाइन हो, किसी ने अभी मेटल की बात की उन्होंने, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल। अब ये क्या कर रहा है कि अब हमारे पास सेल कितने होने चाहिए, तो सेल होने चाहिए 2। ठीक है, ये 2 सेल्स लेंगे, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दोनों के अंदर सब्सटेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। सब्सटेंस जो होगा वो क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक केस के अंदर ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और एक के अंदर ले लिया मान लीजिए मुझे ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब इसमें से क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कराएंगे, मतलब जो बैटरी से कनेक्ट करें वो एक ही होगा। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव इस रोड के साथ, और ये दोनों आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि यहाँ पे जो जिंक डिपॉजिट होगा इस रोड पर और यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट होगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगी। तो जब आपके पास 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब सीरीज में कनेक्ट किया, तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो प्रोपोर्शनल होगा देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी जो आपका वेट ऑफ जिंक है वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के, और वेट ऑफ जो सिल्वर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ सिल्वर के। प्रपोर्शन का साइन आएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे लिखता हूँ कि जो वेट है, ठीक है, या अमाउंट है डिपॉजिट होने वाली, उनका रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब इक्वल का साइन लगाएं तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट, कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेकंड लॉ है।
ठीक है। और ये हम तो पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा तो मास जो डिपॉजिट है वो आपके पास ज़्यादा होगा। जैसे 23 इक्विवेलेंट वेट था सोडियम का, जबकि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना था, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, सोडियम का जो इक्विवेलेंट वेट था वो कितना आया था हमारा 23, और जो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट आया था वो कितना आया था 20। तो देखो, जब यहाँ पर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाया तो कितना अमाउंट मिला 23, और यहाँ पर जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाया तो आपके पास मास कितना मिला सब्सटेंस का 20। अब देखो इसका इक्विवेलेंट वेट कम है तो इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट हुई है डिपॉजिट हुई है वो भी कम है, 20 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, यहाँ 23 ग्राम डिपॉजिट हो गया। तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज तो सेम पास कराई है। और जब आप इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो चार्ज पास होगा वो चार्ज पास तो सेम होगा ना, चार्ज पास है वो क्या होगा आपका सेम होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब चार्ज तो कांस्टेंट है, 1 मोल इसमें से 1 मोल, पर ये सोडियम तो होता है 23 ग्राम डिपॉजिट और कैल्शियम डिपॉजिट होता है कितना 20 ग्राम, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा कौन हो रहा है, इसका मतलब ये जो अमाउंट मिल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इक्विवेलेंट वेट के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जिंक, तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिल्वर, तो सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारी एक नई इक्वेशन और बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे क्या थे फैराडेज के लॉ थे। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। अच्छा, सेल के बारे में बात करने से पहले ठीक है 1-2 न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल की हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है, या हम कहें क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई दे रखा है कितना आपको 0.5 एम्पियर। न्यूमेरिकल निकालने का ब्रह्मास्त्र यही है कि सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। थ्रू ए मेटालिक वायर में से करंट को पास करवाते हैं 2 आवर्स के लिए, ठीक है 2 आवर्स। तो टाइम कितना दिया 2 आवर्स। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 7200 सेकेंड आ गया ना, ठीक है बच्चों। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू दी वायर, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। पूछा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज निकालना है। तो देखिए क्यू निकालना है, तो हम ये जानते हैं कि जो आई होता है वो आई होता है क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करके क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा आई इंटू टी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 7200 और 0.15 को लिखता हूँ 1/2 इंटू 7200। इसको हम करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास 3600 कूलम। अब आपको पता है, देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अगर चार्ज पास होगा, अगर ये चार्ज फ्लो होगा, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा भाई 1। अगर 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो कितना फ्लो होगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। और अगर 3600 कूलम चार्ज पास करेंगे तो कितना होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3600। 1.6 इंटू 10⁻19 के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इतने चार्ज से वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेंगे तो कितना होगा, तो ये आंसर आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। और 3600 यानी 3600 कूलम जब चार्ज पास करें तो कितना होगा, इसका सॉल्यूशन कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन।
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दे रखा है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दे रखा है, तो आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एल्यूमिनियम बनेगा। अगर मैं ये 1 मोल लूँगा, एक के लिए कितना चाहिए, या मैं आपको थोड़ा सा ऐसा भी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए इनका रेशो निकाल लेते हैं, 1:3:1, यानी एक एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मैं चार्ज में निकालूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1F होता है, तो 3F पे कितना हो जाएगा, 3F, बात खाता। तो 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए कितने आपके पास चार्ज रिक्वायर्ड है, 3, तो जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, 3F है। पर आपको ये कह दे कि हाउ मच चार्ज इन कूलम, कॉलम के अंदर कितना होगा, तो Q = F की वैल्यू पुट कर देंगे 96500, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल है, नेक्स्ट आसानी से कर सकते हो। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर बनेगा। यहाँ पे दे रखा है 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे 1 मोल ही बना है। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2F चाहिए, फिर डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। बताओ 10 सेकंड नहीं लगते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। 1 मोल Cu2 पॉजिटिव टू Cu होने के लिए, रिडक्शन होने के लिए कितने आपको चार्ज की रिक्वायर्ड है, तो 2F की जरूरत है। कूलम में निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो आगे ना हो सकता है वो इन टर्म्स ऑफ कूलम भी बोल दे, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फर्स्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले लिख देते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनता है कैल्शियम। अब आपको पता है 1 मोल कैल्शियम के लिए, 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना चाहिए, 2F चाहिए, और ये कितना होता है, 40 ग्राम होता है। 1 मोल का मास कितना होता है, 2F चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है, चार्ज रिक्वायर्ड है वो कितना है भाई, 2F है। और ये भी देख लो कहाँ से बोला था, कैल्शियम क्लोराइड से बोला था, इसलिए मैंने कैल्शियम 2 पूछ लिया। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, 2F/40 हो जाएगा। हमें कितने ग्राम के लिए पूछा, 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा F, तो F चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1F चाहिए। और अगर कूलम में पूछे तो कितना आ जाएगा, 96500 कूलम चाहिए, 96,500 कूलम चाहिए। ओके, अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बैटरी। तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि 2 और मोर देन 2 सेल, 2 और मोर देन 2 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर उनको हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज के अंदर तो आपके पास बैटरी बन जाती है। When 2 or more than 2 cells are connected in series, then battery are formed. Any battery actually क्या होती है, इट में है 1 or more than 1 cells are connected in series, वही बात है जो मैंने बताई। और सेल that we use as source of electrical energy is basically a galvanic cell। जो भी बैटरी होती है, बैटरी सेल का ही कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो बैटरी बन जाती है, बस इतना ही फर्क है बैटरी और सेल में। तो वो जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जिसका हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप अभी मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी का यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप के अंदर बैटरी का यूज़ कर रहे हो, अपनी घड़ी के अंदर बैटरी का यूज़ कर रहे हो, रिमोट के अंदर आप बैटरी का यूज़ कर रहे हो। तो ये सभी जो बैटरी या सेल्स हैं, ये सेल्स कैसे हैं, ये आपके गैल्वेनिक सेल की होते हैं, क्योंकि उससे हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चाहे रिमोट के अंदर सेल हो, चाहे वो आपकी दीवार घड़ी के अंदर सेल्स हो, चाहे वो आपके हेयरिंग एड्स के सेल हो, चाहे वो आपके कैलकुलेटर के सेल हो, चाहे आपके पास मोबाइल की बैटरी हो, चाहे आपके पास इन्वर्टर की बैटरी हो, जहाँ जहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, जो सोर्स है वो हमारा बैटरी ही है। वो क्या है, बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy। क्योंकि इनमें केमिकल एनर्जी होती है। जैसे आपने कुछ सेल देखोगे, पहले पुराने टाइम के अंदर हम रेडियो चलाते थे, तो रेडियो के अंदर भी हम जो बैटरी लगाते थे, 3 सेल्स को हम कनेक्ट करते थे सीरीज के अंदर बैक टू बैक, है ना। तो उसके अंदर क्या होता था, केमिकल होता है।
और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो जितने भी सेल है, चाहे वो आपकी दीवार घड़ी के सेल्स है, जैसे मैंने बताया आपका लैपटॉप है, कहीं भी आप यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर के अंदर यूज कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो सेल से, और उस सेल के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी स्टोर है, मतलब वहाँ पे केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली हो गया आपका एक गैल्वेनिक सेल। तो ये कितने टाइप की बैटरी होती है? ये आपके पास दो टाइप की बैटरी होती है। एक होती है आपके पास प्राइमरी बैटरी, एक तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल, और एक हम बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स को पढ़ना है। देखो भाई, सेल पढ़ लिया, तो सेल को अगर कनेक्ट कर दें सीरीज के अंदर, दो या दो से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर दें सीरीज के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगी। तो बैटरी बनाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, तो हमें पढ़ना है बस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, तो जान लेते हैं प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी बैटरीज की बात करें तो इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अक्कर ओनली वंस एंड आफ्टर द यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। आपने देखा होगा कि दीवार जो घड़ी होती है, जो आपकी क्लॉक होती है, उस क्लॉक के अंदर आपने अलग अलग कंपनी के एवरग्रीन, निप्पो के सेल आपने डाले होंगे, बैटरी आपने डाली होगी। वो जो आप यहाँ पे जो इस तरह का कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए इस तरह का आपने एक बॉटम देखा हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब और होती है। ये जो सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं, ये कौन से होते हैं? हमारे पास प्राइमरी होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी होते हैं। तो बच्चों बात कर रहे थे यहाँ पे सेल की, और वो सेल हो गया आपका कौन सा? प्राइमरी। कौन सा हो गया? प्राइमरी। ठीक है, तो ये जो है इसका आपने देखा होगा घड़ी के अंदर एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वो चाहे 6 महीने चले, चाहे वो 12 महीने चले, चाहे वो आपका 1.5 साल चले, पर उसके बाद एक निश्चित टाइम के बाद आपकी घड़ी बंद हो जाती है। जैसे घड़ी बंद होती है तो हम कहते हैं कि इसका जो सेल है वो डिस्चार्ज हो चुका है। पर कभी आपने देखा कि वो जो सेल आपने निकाला उनमें से, उसको आपने चार्ज किया कभी? उसको क्या करते हैं हम? निकाला, फेंक दिया, और वैसा ही शॉप पे जाके हम नया परचेस करते हैं और वो हम उस क्लॉक के अंदर लगा देते हैं, बात बन जाती है। तो ऐसे सेल्स होते हैं, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं, और उन सेल से मिलकर जो बैटरी बनी होती है उनको हम प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। ठीक अपोजिट उसके अगर बात देखें, जो हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी है, और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है, वो हम क्या होती है, जब डाउन होती है तो दोबारा से हम उसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बैटरी होगी वो कौन सी होगी? सेकेंडरी बैटरी होगी। अब ऐसा क्यों, इनको चार्ज क्यों नहीं कर सकते? चार्ज किसी को कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं? देखो, अभी हम बात करेंगे कि हम बात कर रहे थे 8 कैथोड 8 एनोड। आगे भी मैं आपको समझाता रहूँगा कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी 8 कैथोड और 8 एनोड, यानी सीधी सी बात में, यानी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड कैन नॉट takes place in reverse direction by applying an external electrical source. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा दूं तो भी बात बनने वाली नहीं है। जो रिएक्शन हो गई वो हो गई, वापस नहीं आती। मतलब जैसे रिएक्शन के अंदर जो आपका रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट तो बन गया, पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। अगर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फिर रिएक्टेंट वैसे बन गया, आपका वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी बैटरी को चार्ज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइमरी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होती है वो रिएक्शन आपकी रिवर्स डायरेक्शन में टेक्स प्लेस नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो आएगा ड्राई सेल, जो अभी बात करें आपके साथ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया आपका। एक मरकरी सेल जिसको आप बटन सेल बोलते हो, मरकरी सेल। ठीक है, एक हो गया आपका मरकरी सेल, एक हो गया ड्राई सेल। ठीक है, ये तो हो गए वो निप्पो वाले, एवरग्रीन वाले, वो हो गए। ठीक है ना। मरकरी सेल जो आपके हाथ की घड़ी में डालते हो, कैलकुलेटर में
यूज़ करते हो, पीसी में यूज़ करते हो, हेयरिंग एड्स के अंदर यूज़ करते हो, जिसको आप बटन सेल बोलते हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल कैसा होता है? देखो बच्चों, मैं आपको एक अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ। ड्राई सेल को छोड़कर सभी जो आपके सेल है, उन सभी सेल को करने का तरीका एक, कहने का मतलब आपको सेल के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी। 3 चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है कि उसके अंदर एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस आपने यूज किया। ये 3 चीज़ें अगर पढ़ ली तो मैं कहता हूँ सेल में कुछ नहीं है। 3 चीज़ें याद कर लो कि ड्राई सेल के अंदर एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ऐसा ही मरकरी के अंदर। तो थोड़ा सा ड्राई सेल को छोड़ दिया जाए तो कह रहा हूँ सभी के रिएक्शन करने का मेथड एक कराऊंगा। ड्राई सेल को छोड़कर, जैसे आपके पास निकल कैडमियम स्टोरेज सेल हो, चाहे आपके पास लेड स्टोरेज सेल हो, चाहे आपके पास फ्यूल सेल हो, चाहे आपके पास मरकरी सेल हो, इन सभी का एक ही कंसेप्ट और सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने आपको, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनोड कौन होता है। तो ड्राई सेल के अंदर जो एनोड होता है वो जिंक होता है। कैथोड कौन सा होता है? ग्रेफाइट रोड होती है, जो बिल्कुल ब्लैक कार्बन जो होता है, जो आपकी एक रोड दिखाई देती है वो होती है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एक पेस्ट होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ किस किस का पेस्ट होता है। ये मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट एज एनोड। जो ये कंटेनर इस तरह से बना होता है, ये जो सेल का कंटेनर बना होता है ये जिंक का ही बना होता है। यहाँ तो बाहर कागज जो लगा के अपनी ऐड दे देते हैं, पर नीचे वाला जो बॉटम है वो ऐसे ही रहता है। तो वो आपका जिंक एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। एंड कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज। अब क्या करना है, इसके बीच में एक हमें डाल देनी है ग्रेफाइट रोड। ये लो जी, ग्रेफाइट रोड डाल दी, और इसके जो सराउंडेड जितना भी बच गया वहां पर क्या डाल देना है, मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर डाल देना है। क्या डाल देना है? इसके चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर डाल देना है। चलो डाल दिया। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अब जो ये स्पेस बचा है, इस स्पेस को भी फिल करना था किससे? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैंने यही कहा ना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है वो ड्राई सेल की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है। मैंने क्या कहा, ड्राई सेल को छोड़कर जितने भी सेल है उनको करवाने की जिम्मेवारी मेरी। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। आपको सिर्फ 3 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 क्या, कौन कौन से? एनोड कौन है वहां पे, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अगर ये याद कर लेते हो तो रिएक्शन में कुछ नहीं। बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली एज। वैसे तो कॉम्प्लेक्स है बट लिखा कैसे गया देखो। अब आपको क्या है, एनोड। एनोड पे ध्यान रखना, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। हमेशा ही ध्यान रखना एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है जी। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे जैसा पीपीटी में भी लिखा हुआ है, पर भी मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जिंक जो है वो लार्ज सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को लॉस करते हैं। कैथोड पे क्या होता है? देखो कैथोड पे होता है आपके पास रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपका ये रोड है वो कंज्यूम नहीं होती है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि जो पाउडर डाला वो काम करेगा। इसके चारों पाउडर कौन है? मैग्नीज ऑक्साइड। अदरवाइज हम यहाँ पे वही लेंगे जो कैथोड, किसमें? जो अदर सेल बचेंगे सभी के अंदर, बस ड्राई सेल के अंदर। और जो इसके चारों पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड से ले लिया NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव हटा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? MnOOH बना देगा, प्लस NH3 अमोनिया गैस बन जाएगी। और ये जो आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस। 0 से +2 आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे बात करें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 हो गया। क्या ऑप्शन पे -2 +3 हो गया भाई, ठीक है, +3। तो +4 से +3 हुआ है, तो ये क्या हुआ आपके पास? डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या? रिडक्शन। अब जो देखिए ध्यान से, अब मैं आपको एक और बताता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ समझने के लिए। Zn जो 2 पॉजिटिव है और NH3 है,
ये आपस में रिएक्शन करते हैं। देखो Zn2 पॉजिटिव प्लस अमोनिया जो होता है वो भी आपस में रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो बस सिंपल सी रिएक्शन ध्यान रखनी है और टोटल नंबर ऑफ सेल निकालनी है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से पहले भी इलेक्ट्रॉन बराबर कर लीजिए। जैसे देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, जस्ट ए मिनट। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये आपको मैंने समझा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई थी? एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन ये हुई थी कि जो Zn था वो टूट गया था किसके अंदर? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे रिएक्शन होगी कि जो MnO2 था प्लस NH4 पॉजिटिव था प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? MnOOH बना लेगा, प्लस में NH3 बना लेगा। अब इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है एनोड वाली, कैथोड वाली में 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या बनेगा? Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। एरो का साइन क्या आ जाएगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस MnOOH प्लस 2NH3। आप चाहो तो मैंने एक इक्वेशन और लिखी थी, और वो इक्वेशन क्या थी कि Zn2 पॉजिटिव प्लस NH3, एरो का साइन लगा के लिखा Zn NH3